Hey guys, welcome to all on my YouTube channel, that is Shakuntala Guide Classes. I hope you all are enjoying my video. So today we discuss our next lecture on the MCQ series of economics. So guys, continue करते हैं. First of all, जो भी मेरे चैनल पर न्यू है, so please subscribe my channel and press the bell icon button so that you get the notification of all my upcoming videos. So here is your first question. ब्रेक इवन पॉइंट इज अ पॉइंट वेयर प्राइस इज इक्वल टू. आपको बताना है ब्रेक इवन पॉइंट एक ऐसा पॉइंट है जहां पर आपका प्राइस किसके इक्वल होगा. क्या वो आपकी एवरेज कॉस्ट के इक्वल है, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट, एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट और मार्जिनल कॉस्ट. सो फर्स्टली गाइस, आपको पता होना चाहिए ब्रेक इवन पॉइंट होता क्या है. तो देखिए, ब्रेक इवन पॉइंट जो है ये एक ऐसा पॉइंट है जहां पर आपकी टोटल कॉस्ट का मतलब जितने भी आपके एक्सपेंसेस है वो सब, एंड टोटल सेल मीन्स जितना आपका रिवेन्यू, वो दोनों जब इक्वल होते हैं तो उसे हम क्या बोलते हैं, ब्रेक इवन पॉइंट बोलते हैं. ठीक है, यहाँ पर क्या होता है, नो नेट प्रॉफिट और लॉस. यहाँ पर कोई प्रॉफिट या लॉस की सिचुएशन नहीं होती फर्म की. ठीक है, यहाँ पर फर्म जो है बस क्या है, एक ब्रेक इवन होती है. लाइक वहाँ पर ना उसको कोई प्रॉफिट हो रहा, ना वहाँ पर उसको कोई लॉस हो रहा. अगर कोई भी फर्म गाइस, अगर वो अब नॉर्मल प्रॉफिट अर्न करना चाहती है, अब नॉर्मल प्रॉफिट का मतलब क्या है, नॉर्मल प्रॉफिट से ज़्यादा प्रॉफिट अर्न करना चाहती है, तो वो क्या चाहेगी, वो ब्रेक इवन पॉइंट को अटेन करना चाहेगी. वन मोर थिंग, ब्रेक इवन पॉइंट अब अगर आपको बोला है तो ब्रेक इवन पॉइंट के बाद में ही तो आपकी क्या होगी, अबनॉर्मल प्रॉफिट्स होंगे ना. तो अगर कोई फर्म अबनॉर्मल प्रॉफिट्स अर्न करना चाहती है तो उसे पहले ब्रेक इवन पॉइंट जो है वो क्या है, अटेन करना पड़ेगा. यहाँ देखिए, आपको इस डायग्राम में दिखेगा, ये क्या है आपकी, ये वाली जो लाइन है ये आपकी टोटल कॉस्ट लाइन. ठीक है, ये वाली. देन आपकी ये जो लाइन है ये टोटल रिवेन्यू लाइन. अब ये देखिए गाइज, ये दोनों जहाँ पर भी मीट करेगी ये पॉइंट आपका क्या होगा, ब्रेक इवन पॉइंट. अब टोटल रिवेन्यू जो लाइन है, आपको पता है कि इसको हम क्या बोलते हैं, प्राइस लाइन भी बोलते हैं. टोटल कॉस्ट जिसमें आपकी एवरेज कॉस्ट जो है वो सारी आ जाती है. ठीक है, तो अब देखिए जहाँ पर इन दोनों पॉइंट ने मीट किया ये आपकी ब्रेक इवन पॉइंट है. ठीक है, अब यहाँ पर फर्म नो प्रॉफिट नो लॉस की सिचुएशन में है, बट अगर इसके बाद की जो सिचुएशन आएगी वो क्या होगी, वो प्रॉफिट की सिचुएशन होगी. इसका मतलब क्या है कि जितना ज़्यादा फर्म अर्न करेगी उसकी कॉस्ट कम होती चली जाएगी और उसकी सेल ज़्यादा होती चली जाएगी. क्यों, जैसे जैसे प्रोडक्शन बढ़ेगा तो क्या होगा, कॉस्ट हमारी कम होगी और जो हमारे प्रॉफिट्स हैं वो क्या है, बढ़ जाएंगे. अब यहाँ देखिए, ये आपकी फिक्स्ड कॉस्ट हो गई. ये आपकी फिक्स्ड कॉस्ट तो आपको पता है हमेशा फिक्स रहती है, और ये आपकी क्या है, वेरिएबल कॉस्ट. अब यहाँ देखिए गाइस, ब्रेक इवन पॉइंट के जो पीछे वाला पोर्शन है, ये वाला जो पोर्शन है ये क्या है, ये एक लॉस की सिचुएशन है. क्यों, क्योंकि यहाँ पर आपकी जो कॉस्ट है वो आपकी टोटल रिवेन्यू से ज़्यादा है. इसका मतलब आपके एक्सपेंसेस ज़्यादा है और आप अर्न कम कर रहे हो, और जबकि इसके बाद में क्या होता है, अपोजिट हो जाता है कि आपके एक्सपेंसेस कम हो जाते हैं और अर्न ज़्यादा कर रहे होते हो. तो ये जो इनके मिडल का पॉइंट ये आपका ब्रेक इवन पॉइंट कहलाता है. तो अब आपसे यही पूछा गया था कि यहाँ पर प्राइस जो है वो आपके किसके इक्वल होंगे. अगर हम प्राइस की बात करते हैं तो आपके प्राइस किसके इक्वल होंगे, आपकी एवरेज कॉस्ट के इक्वल होंगे. एवरेज कॉस्ट जिसके अंदर आपकी फिक्स्ड कॉस्ट और वेरिएबल कॉस्ट दोनों ही कवर हो जाती है. तो आपकी जब प्राइस अगर आपके इक्वल है किससे, आपकी कॉस्ट से, मतलब जितना आपने चार्ज करना है, जितना आपको रिवेन्यू मिल रहा है. देखो, आपको मैंने पहले बताया ना, आपका प्राइस किसके इक्वल होता है, आपके एवरेज रिवेन्यू से. मतलब कि प्राइस जो है वो क्या है, आपका रिवेन्यू कर्व भी तो होता है. तो जितना आपने प्राइस रखा, मतलब जितना आपको मिलेगा, रिवेन्यू अर्न करोगे उतना अगर आपकी कॉस्ट के इक्वल है तो इसका मतलब वो ब्रेक इवन पॉइंट की सिचुएशन है. आफ्टर दैट द नेक्स्ट क्वेश्चन इज शट डाउन पॉइंट इज अ पॉइंट वेयर प्राइस इज इक्वल टू. अब आपको बताना है शट डाउन पॉइंट एक ऐसा पॉइंट है जहाँ पर प्राइस किसके इक्वल होगा. तो आपको पहले पता होना चाहिए शट डाउन पॉइंट है क्या. देखिए, शट डाउन पॉइंट क्या होता है गाइज, ये एक ऐसा पॉइंट है जिसके बाद में जो आपका जो प्रोड्यूसर है वो क्या है कि प्रोडक्शन करना बंद कर देता है. ये पॉइंट के बाद में जो है कोई प्रोडक्शन नहीं होता, क्योंकि वहाँ पर फिर लॉस की सिचुएशन आ जाती है. ये आपका लास्ट पॉइंट होता है शट डाउन करने का, बिजनेस को बंद करने का. तो देखिए, एक फर्म जो है वो कंटिन्यू करेगी प्रोड्यूस करना कब तक, जब तक उसका प्राइस जो है ना वो आपका एवरेज वेरिएबल कॉस्ट से ग्रेटर होगा. अब कैसे, देखिए, अब जो प्राइस है, ठीक है, और मैंने क्या बोला, आपकी जो एवरेज वेरिएबल कॉस्ट है उससे ज़्यादा होगा. तो कॉस्ट आपको पता है दो तरह की होती है, फिक्स्ड कॉस्ट होती है
और वेरिएबल कॉस्ट। फिक्स कॉस्ट क्या होती है गाइस, जो कि एक पर्सन को पे करनी ही करनी पड़ती है। लाइक आपने अगर कोई बिल्डिंग रेंट पर ली है तो उसका रेंट आपको पे करना ही पड़ेगा। तो एक मैन्युफैक्चरर पता है क्या सोच के चलता है कि मैं इतना तो चलो बियर करना ही करना पड़ेगा, ये तो मेरा फिक्स है जो लगेगा ही लगेगा, बट एट लीस्ट मैं इतना तो अर्न करूँ कि मेरी वेरिएबल कॉस्ट तो कवर हो जाए ना। तो जब तक उस पर्सन की वेरिएबल कॉस्ट कवर होगी तब तक वो क्या करेगा, प्रोडक्शन करता रहेगा। लेकिन जैसे ही उसकी वेरिएबल कॉस्ट कवर होना बंद हो जाएगी, उसके बाद जो मैन्युफैक्चरर है या जो फर्म है वो क्या कर देगी, प्रोडक्शन करना बंद कर देगी, क्योंकि अब उसकी वेरिएबल कॉस्ट भी कवर नहीं हो रही। जहाँ पर उसकी वेरिएबल कॉस्ट और फिक्स कॉस्ट दोनों कवर हो जाती है वो तो फिर आपका ब्रेक इवन पॉइंट ही हो गया। लेकिन जहाँ पर उसकी वेरिएबल कॉस्ट भी कवर नहीं हो रही, वहाँ पर जो है शटडाउन की सिचुएशन आ जाती है। ठीक है, अब यहाँ देखिए, एक बार अगर आपका प्राइस गिर जाएगा ना तो उस टाइम पर क्या है, शटडाउन हो जाएगा टेम्परेरी, और आप जो है वेरिएबल कॉस्ट को सेव करोगे। आप इस डायग्राम में देखिए, आपको समझ में आएगा क्या चीज़ है। ये देखो, ये क्या है, आपकी प्राइस लाइन। ठीक है, जहाँ पर आपकी एवरेज रिवेन्यू और मार्जिनल रिवेन्यू आपकी क्या है, इक्वल है। ठीक है, इस पॉइंट से आपकी जा रही है शॉर्ट रन एवरेज वेरिएबल कॉस्ट और शॉर्ट रन मार्जिनल कॉस्ट। क्लियर, ये जहाँ पर मीट किया, ये जो पॉइंट है, ये पॉइंट आपका क्या है, शट डाउन पॉइंट है। अब क्यों है शट डाउन पॉइंट, देखिए अभी जो है, मान लीजिए उसके बाद में प्राइस जो हुए वो क्या हो गए, आपके प्राइजेस बढ़ गए। ठीक है, अब प्राइजेस अगर बढ़ गए तो इसका मतलब न्यू इक्विलिब्रियम, आपका न्यू प्राइस क्या हुआ, AR1 एंड MR1। तो अब देखिए गाइज, अब यहाँ पर शटडाउन पॉइंट कब आएगा, जब हमने बोला कि आपकी कॉस्ट जो है, शॉर्ट रन वेरिएबल कॉस्ट भी आप कवर नहीं कर पा रहे ना, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट भी। तो जब आपकी एवरेज कॉस्ट ज़्यादा हो गई, आपकी एवरेज कॉस्ट ज़्यादा हो गई, ठीक है, अब आप देखो, अगर आपकी एवरेज कॉस्ट ज़्यादा होगी और आपका जो प्राइस जो हमने सेट किया था, जो क्वांटिटी जो है वो उतनी ही है, तो उतनी क्वांटिटी पर जब आपकी कॉस्ट ज़्यादा है तो इसका मतलब आपका जो न्यू प्राइस जो आ रहा है वो क्या है, ये बन रहा है। तो इट मीन्स क्या हुआ कि कहाँ पर तो आपका ये प्राइस डिसाइड था, और कहाँ आपका प्राइस अगर आप ये करोगे तब जाके आपकी क्या होगी, वेरिएबल कॉस्ट कवर होगी। तो इसका मतलब क्या है कि जब आपका प्राइस ही क्या है, कम है, और आपकी कॉस्ट ज़्यादा है, मतलब आप कस्टमर से तो इतना प्राइस चार्ज कर रहे हो जबकि आपकी कॉस्ट इतनी आ रही है। इतना समझ में आया कि आपकी कॉस्ट जो है, कॉस्ट आपकी इतनी आ रही है जबकि आप कस्टमर से प्राइस इतना चार्ज कर रहे हो, तो आप क्यों प्रोडक्शन करोगे। तो ये जो पॉइंट है, मतलब यहाँ तक आपका क्या है कि ये आपका जो है शट डाउन पॉइंट है कि आप यहाँ तक तो प्रोडक्शन करोगे, लेकिन इसके ऊपर जाने के बाद में आप जो है प्रोडक्शन नहीं करोगे। आई होप गाइस थोड़ा सा आपको समझ में आया होगा। आई नो कि ये क्या है, थोड़ा सा यहाँ पर घुटमुट मच गई है, तो मैं आपको थोड़ा सा अगेन इसको थोड़ा सा रिपीट कर देती हूँ ताकि आपको क्लियर हो जाए कि मैं क्या बोल रही हूँ। देखिए दोबारा से जल्दी से इसको देखिए, मैंने क्या बोला, सबसे पहले आपका प्राइस क्या है ये डिसाइड किया, इस प्राइस पर क्या होगा, आपकी एवरेज वेरिएबल कॉस्ट और मार्जिनल जो कॉस्ट है वो यहाँ पर मीट कर रही है। लेकिन जब आपकी एवरेज कॉस्ट जो है वो क्या है, ज़्यादा आ रही है, इसका मतलब आपकी वेरिएबल कॉस्ट जो है वो ज़्यादा हो रही है। ठीक है, अगर वेरिएबल कॉस्ट ज़्यादा हो रही है तो इसका मतलब आपका प्राइस तो ये डिसाइड करना चाहिए। ठीक है, जबकि आपका प्राइस आपने डिसाइड कर रखा है ये, तो अब आप वेरिएबल कॉस्ट भी तो कवर नहीं कर पा रहे, क्योंकि अगर आप इतना प्राइस, कितना सारा गैप हो गया इनके बीच में, इतना गैप है, अगर आप प्राइस इतना चार्ज करोगे तब जाके आपकी वेरिएबल कॉस्ट कवर होगी। तो इसका मतलब एक ये पॉइंट ऐसा है जहाँ पर प्रोडक्शन करना जो है बंद कर देगी फर्म। इसके ऊपर अगर वो प्रोडक्शन करेगी तो उसको इतना सारा लॉस फेस करना पड़ेगा जो कि वो नहीं करेगी। तो ये पॉइंट जो है ये आपका फिर शट डाउन पॉइंट बन जाएगा। आई होप गाइज आपको क्लियर हुआ होगा। कहीं पर कोई डाउट है देन यू कैन कमेंट मी इन द कमेंट सेक्शन। ओके, so the next question is, in the long run competitive firm can earn, so easy guys, long run के अंदर जो competitive firm है वो क्या अर्न करती है, क्या वो नॉर्मल प्रॉफिट अर्न करती है, सुपर नॉर्मल प्रॉफिट, लॉस या एनी ऑफ द अबव। सो देखो मैं आपको बता देती हूँ, लॉन्ग रन के अंदर हर एक फर्म जो है आपकी, हर एक फर्म सिर्फ और सिर्फ नॉर्मल प्रॉफिट अर्न करती है एक्सेप्ट मोनोपोली। एक मोनोपोली ऐसी है जो कि क्या है, लॉन्ग रन के अंदर क्या करेगी, सुपर नॉर्मल प्रॉफिट को अर्न करेगी, लेकिन मोनोपोली को छोड़कर बाकी सारी की सारी फर्म ओनली एंड ओनली नॉर्मल प्रॉफिट को अर्न करती है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए, दैट इज नॉर्मल प्रॉफिट। यहाँ पर मैंने एक्सप्लेनेशन डाली है कि देखिए लॉन्ग रन के अंदर फर्म जो है
अब आप बताओ कि नॉर्मल प्रॉफिट क्यों अर्न करती है, ये मैं आपको डायरेक्ट बताती हूँ। देखिए लॉन्ग रन में क्या होता है, आपको पता है सारे के सारे फैक्टर्स जो है वो वेरिएबल होते हैं, ठीक है। फर्म इजीली एंटर कर सकती है मार्केट के अंदर, बहुत सारे कॉम्पिटिटर होते हैं, इतना सब तो आपको पता है। तो अब अगर लॉन्ग रन में सपोज किसी एक फर्म को क्या है प्रॉफिट्स बहुत ज़्यादा हो रहे हैं, अच्छे खासे प्रॉफिट हो रहे हैं, ठीक है। अब अगर एक फर्म को अच्छे प्रॉफिट हो रहे हैं, उसको देखकर क्या होगी, दूसरी फर्म मार्केट में आएगी, वो भी क्या करेगी कि मार्केट में आके प्रॉफिट को अर्न करना चाहेगी, ठीक है। साथ साथ क्या होगा कि जो पहले वाली प्रोडक्ट जो फर्म और है वो भी क्या करेगी, प्रोडक्शन करना शुरू कर देगी, क्योंकि उनको भी लगेगा कि यस ये फर्म इतना ज़्यादा प्रॉफिट कमा रही है तो हम भी करें। तो जब सारी अदर फर्म मार्केट में आ जाएगी, ठीक है, प्रोडक्शन बढ़ जाएगा, तो उससे क्या होगा, ऑटोमेटिकली आपकी सप्लाई बढ़ जाएगी, और सप्लाई बढ़ जाएगी तो क्या होगा गाइस, फर्म जो है वो क्या करेगी, सिर्फ नॉर्मल प्रॉफिट की सिचुएशन में आ जाएगी। जो फर्म सुपर नॉर्मल प्रॉफिट भी कमा रही थी ना, वो भी क्या हो जाएगी, वो कहाँ पर चली जाएगी, नॉर्मल प्रॉफिट की सिचुएशन में चली जाएगी। बस एक मोनोपोली में ऐसा नहीं होता, क्यों, क्योंकि मोनोपोली के अंदर कोई फ्री एंट्री नहीं होती कॉम्पिटिटर्स की, ठीक है, कोई क्या है कि कंपटीशन नहीं होता, वहाँ पर एक अकेला पर्सन ही तो होता है सब कुछ करने वाला, तो वो ओनली सुपर नॉर्मल प्रॉफिट अर्न करती है। आई होप अब आपको ये क्लियर हो गया होगा। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, in the market period price determination in case of perishable commodity is influenced by it। आपको बताना है मार्केट पीरियड के अंदर, मैंने आपको कल बात बताई थी मार्केट पीरियड की, मार्केट पीरियड के अंदर अब आपको ये बताना है कि जो प्राइस डिटर्मिनेशन होगा पेरिशेबल कमोडिटी का, वो किससे इन्फ्लुएंस्ड होगा। तो देखिए किससे होगा, जब आपकी पेरिशेबल कमोडिटी होती है तब आपको पता है, कल मैंने आपको बोला था कि जो आपकी सप्लाई है वो क्या रहती है, कांस्टेंट हो जाती है, क्योंकि मतलब सप्लाई आप फुल करते हो, यहाँ पर आपकी फुल सप्लाई हो रही है, इससे आगे आप सप्लाई कर ही नहीं सकते, जितना आपके पास स्टॉक था आपने सारा सप्लाई में लगा दिया, तो आपकी फिर किससे इन्फ्लुएंस होगी, ऑब्वियसली अब सप्लाई का तो कांस्टेंट हो गया, आपने फुल कर दी, तो बचा क्या आपका डिमांड का, तो डिमांड जो है वो क्या करेगा, आपका इन्फ्लुएंस करेगा आपकी सप्लाई को। जैसे कि अब यहाँ देखिए, जस्ट अ मिनट, अभी जैसे मैंने आपको बोला ये आपका क्या है सप्लाई का, ठीक है, ये आपका, अब आपको पता है डिमांड कर्व हमारा क्या होता है, दिस वन, तो जैसे जैसे आपका डिमांड कर्व होगा वैसे वैसे आपका जो है प्राइजेस इन्फ्लुएंस होते जाएंगे, लेकिन सप्लाई क्या है, कांस्टेंट है। तो अब यहाँ पर प्राइस डिटर्मिनेशन किससे इन्फ्लुएंस होगा, सिर्फ और सिर्फ उसकी डिमांड से, क्योंकि पेरिशेबल कमोडिटी में सप्लाई तो कांस्टेंट हो जाती है, वो तो हमने फुल करनी होती है। क्लियर टू एवरीवन। ये क्वेश्चन ऑलरेडी मैं डिटेल में कल समझा चुकी हूँ, अगर किसी ने मेरा वो लेक्चर नहीं देखा तो आप देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन द शॉर्ट पीरियड, बहुत इजी क्वेश्चन है गाइस, लड्डू क्वेश्चन है। शॉर्ट पीरियड के अंदर बताइए, सारे फैक्टर फिक्स होते हैं, कुछ फिक्स होते हैं, कुछ वेरिएबल होते हैं, सारे वेरिएबल होते हैं, या नन ऑफ द अबव। ऑब्वियसली बहुत इजी क्वेश्चन, सारे के सारे फैक्टर जो है फिक्स होते हैं, क्योंकि शॉर्ट रन के अंदर बहुत कम टाइम पीरियड होता है और हम उनको चेंजेस नहीं कर सकते। सो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन द लॉन्ग पीरियड, लॉन्ग पीरियड के अंदर बताइए क्या सारे फैक्टर फिक्स्ड होते हैं, कुछ फिक्स्ड या वेरिएबल होते हैं, सारे वेरिएबल होते हैं, नन। सो सिंपल, तो इसका आंसर क्या होगा, ऑल द वेरिएबल। इसका मतलब सारे के सारे जो फैक्टर्स होते हैं वो वेरिएबल होते हैं लॉन्ग पीरियड के अंदर। क्लियर टू एवरीवन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज गाइस, कंज्यूमर सरप्लस विल बी मैक्सिमम इन केस ऑफ, अब आपको बताना है कंज्यूमर सरप्लस जो है वो मैक्सिमम होगा किस केस के अंदर, क्या वो परफेक्ट कंपटीशन मार्केट में, मोनोपोली में, मोनोपोलिस्टिक में, या ओलिगोपोली में। सो अब देखिए, सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए ये कंज्यूमर सरप्लस है क्या। तो देखिए कंज्यूमर सरप्लस क्या होता है गाइस, कंज्यूमर सरप्लस क्या है, इज द डिफरेंस बिटवीन प्राइस दैट कंज्यूमर पे एंड द प्राइस दैट दे आर विलिंग टू पे। इसका मतलब देखो, मान लीजिए कस्टमर जो है वो 25 रुपीज़ पे करने के लिए रेडी है किसी भी प्रोडक्ट का, और जो प्रोड्यूसर है वो या जो आपका सेलर है वो क्या कहता है, आप मुझे 20 रुपीज़ दे दीजिए। तो अब जो ये 5 रुपीज़ ये क्या है, ये कंज्यूमर का सरप्लस है, कंज्यूमर का बेनिफिट है। मतलब कंज्यूमर तो 25 रुपये पे करने के लिए तैयार था और आपने तो सिर्फ 20 रुपये ही मांगे हैं, इसका मतलब कंज्यूमर सरप्लस की सिचुएशन है। तो देखिए, ऑन अ सप्लाई एंड डिमांड कर्व, इट इज़ द एरिया बिटवीन इक्विलिब्रियम प्राइस एंड द डिमांड कर्व। जो सप्लाई और डिमांड कर्व की अगर हम बात करते हैं तो ये क्या होता है, ये एक इक्विलिब्रियम प्राइस होता है और डिमांड कर्व जो है उनके बीच का एरिया होता है। अब ये मैं आपको अभी आगे बताती हूँ कि क्या
मतलब कर्व में हम इसको कैसे शो करेंगे, पहले आप जस्ट इतना देख लो कंज्यूमर सरप्लस है क्या। जिसका एग्जांपल ये देखिए, अगर आप पे करना चाहते हो 76 पैसा फॉर अ कप ऑफ टी, वैसे तो आज के टाइम में पैसों में कुछ भी नहीं मिलता, सब रुपीज़ में मिलता है, ठीक है। एक टॉफ़ी भी नहीं मिलेगी आपको 1 पैसे में, ठीक है। तो अगर आप जो है 76 पैसे जो है एक कप ऑफ टी के लिए पे करना चाहते हो, बट यू कैन बाय इट फॉर 50 पैसे, बट आपने उसे 50 पैसे में ही बाय कर लिया, तो कस्टमर सरप्लस कितना होगा, 26 पैसे जो है वो क्या है, कंज्यूमर का सरप्लस होगा। ओके, सो ये जो थ्योरी है ना गाइज, ये जो कंज्यूमर सरप्लस की थ्योरी है, थ्योरी ऑफ फर्म से दैट कंज्यूमर सरप्लस इज मोर इन परफेक्ट कंपटीशन मार्केट। ये कंज्यूमर सरप्लस जो है ये परफेक्ट कंपटीशन मार्केट के अंदर सबसे ज़्यादा होता है बजाय कि इम्परफेक्ट मार्केट के। क्यों, अभी देखिए, ये देखो, ये क्या है आपका सप्लाई कर्व, ठीक है, ये आपका क्या है डिमांड कर्व। तो जहाँ पर सप्लाई कर्व और डिमांड कर्व प्राइस जो हमने फिक्स किया उसके अबव वाला जो पोर्शन होता है ये आपका क्या है कंज्यूमर सरप्लस का एरिया है, इससे नीचे वाला जो पोर्शन है वो क्या है प्रोड्यूसर सरप्लस का एरिया है। तो अब देखिए, पहले तो टोटल सरप्लस, पहले तो हमने कंज्यूमर सरप्लस के बारे में बात कर लिया। अब यहाँ पर जो ये बात बोली थी, इट इज़ द एरिया बिटवीन इक्विलिब्रियम प्राइस एंड द डिमांड कर्व। देखिए इक्विलिब्रियम प्राइस आपका क्या है, दिस वन ना, एंड डिमांड कर्व आपका कौन सा है, दिस वन। क्लियर, ये हमारा डिमांड कर्व, ये हमारा इक्विलिब्रियम प्राइस, तो इसके बीच का ये जो एरिया है ये आपका क्या कहलाता है, कंज्यूमर सरप्लस कहलाता है। इतना क्लियर हुआ। तो अब देखिए प्रोड्यूसर सरप्लस भी देख लीजिए क्या होता है। प्रोड्यूसर सरप्लस डिफरेंस बिटवीन द प्राइस फर्म वुड हैव बीन विलिंग टू एक्सेप्ट एंड द प्राइस दे एक्चुअली रिसीव। इसका मतलब मान लीजिए फर्म जो है किसी प्रोडक्ट के लिए 10 रुपये जो है वो क्या करना चाहती है, 10 रुपये में कोई प्रोडक्ट सेल करना चाहती है, जबकि कस्टमर जो है वो 20 रुपये देकर चला जाता है, या आप कह सकते हो एक्चुअली में कस्टमर जो है वो 20 रुपीज़ में उसको परचेज़ कर लेता है। तो यहाँ पर अब क्या है, यहाँ पर प्रोड्यूसर का सरप्लस हो गया, वो तो सिर्फ 10 रुपीज़ में लेना चाहता था बट उसे एक्चुअली में कितने में मिल गया, 20 रुपीज़ में। तो प्रोड्यूसर सरप्लस वो एरिया होगा जो कि सप्लाई कर्व के अबव होगा, बिलो द मार्केट प्राइस। ये आपका मार्केट प्राइस हमने P1 जो बात किया, ये आपका सप्लाई कर्व, ठीक है, ये रहा आपका सप्लाई कर्व। तो इनके बीच का जो एरिया है वो आपका क्या कहलाता है, प्रोड्यूसर सरप्लस कहलाता है। इतना क्लियर हुआ गाइस। अब आप देखिए, ये रहा आपका प्रोड्यूसर सरप्लस का एरिया, इतना एरिया। ओके, अब आप देखिए टोटल सरप्लस जो है वो मैक्सिमाइज होगा एट द मार्केट इक्विलिब्रियम क्वांटिटी सिंस अ परफेक्टली कॉम्पिटिटिव मार्केट। जो परफेक्ट कॉम्पिटिटिव मार्केट है वो प्रोड्यूस करती है मार्केट इक्विलिब्रियम क्वांटिटी को। परफेक्ट कंपटीशन मैक्सिमाइज द सम ऑफ कंज्यूमर एंड प्रोड्यूसर सरप्लस। अब देखिए परफेक्ट कंपटीशन में ही होता है ना कि प्राइस कौन फिक्स करता है, आपकी इंडस्ट्री प्राइस फिक्स करती है, और परफेक्ट कंपटीशन में ही वो क्या करती है, सिर्फ प्राइस टेक ओवर करती है। तो यहाँ पर जो आपका जो डिमांड कर्व होता है वो क्या है, सबसे बड़ी बात वो आपका इनइलास्टिक भी होता है। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि जो परफेक्ट कंपटीशन मार्केट है वो क्या करती है, कंज्यूमर और प्रोड्यूसर दोनों के सरप्लस को मैक्सिमाइज करती है। यहाँ पर ये जो परफेक्टली कॉम्पिटिटिव मार्केट है यही क्या करती है, प्रोड्यूस करती है मार्केट इक्विलिब्रियम क्वांटिटी। मार्केट के अंदर एक इक्विलिब्रियम लेकर आती है, क्योंकि ये इक्विलिब्रियम पॉइंट है, ये कौन लेकर आती है, ये आपकी परफेक्ट कॉम्पिटिशन मार्केट के अंदर ही आपको देखने को मिलता है। तो इसीलिए इसका करेक्ट आंसर आपका क्या होगा, कंज्यूमर सरप्लस मैक्सिमम किस केस में होगा, ये आपकी परफेक्ट कॉम्पिटिशन मार्केट के अंदर आपको जो है मैक्सिमम मिलेगा इन कंपैरिजन टू अदर्स में क्यों नहीं होगा। मोनोपोली में बताओ कंज्यूमर सरप्लस हो सकता है, मतलब ही नहीं है। मोनोपोली में कंज्यूमर का बेनिफिट वो सोचते ही नहीं कंज्यूमर का बेनिफिट करें। मोनोपोलिस्टिक के अंदर होगा बट नॉट मैक्सिमम, ठीक है। तो इसलिए परफेक्ट कंपटीशन ही एक ऐसी मार्केट है जहाँ पर कंज्यूमर सरप्लस मैक्सिमम होता है, दोनों के लिए, कंज्यूमर के लिए भी और प्रोड्यूसर के लिए भी। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज ऑप्टिमम लेवल ऑफ आउटपुट फॉर अ परफेक्टली कॉम्पिटिटिव फर्म इज गिवन बाय द पॉइंट वेयर। अब आपको बताना है ऑप्टिमम लेवल जो है आउटपुट का किसी परफेक्टली कॉम्पिटिटिव फर्म के लिए वो किस पॉइंट पर होगा, जहाँ पर आपकी MR AC के इक्वल होगी, MR MC के इक्वल होगी, MR ग्रेटर देन MC और MR MC के इक्वल एंड MC इज राइजिंग। तो गाइज मैंने आपको जो है परफेक्ट कंपटीशन के अंदर फर्म इक्विलिब्रियम की जब बात बताई थी लास्ट क्लास के अंदर, तो मैंने आपको एक बात बोली थी क्या, कि ये देखिए यही होती है ना हमारी सिचुएशन, ये आपकी क्या है प्राइस, या आप बोलो AR जो है वो आपकी MR के इक्वल है, ठीक है। ये आपकी क्या है, यहाँ पर आपकी MR और MC, MR
और MC भी होगी, ठीक है। तो अब आपको ये क्या बतानी है कि अब आपको बताना है कि ऑप्टिमम लेवल ऑफ आउटपुट कहाँ होगा। तो आपकी ये जो MR एंड MC अप्रोच है वो क्या कहती थी कि एक तो यहाँ पर, एक यहाँ पर आपका MR MC के इक्वल होता है, ये आपकी MC है ना, तो ये क्या बोलती है कि इस पॉइंट पर भी आपका MR MC के इक्वल है, इस पॉइंट पर भी MR MC के इक्वल है, बट यहाँ पर MC सेकेंड सिचुएशन क्या बोलती थी, MC आपकी राइजिंग होनी चाहिए। तो यहाँ पर तो क्या हो रही है, डाउन हो रही है, यहाँ पर क्या हो रही है, राइज हो रही है। तो इसका करेक्ट आंसर आपका क्या होगा, MR इज इक्वल टू MC एंड MC इज राइजिंग। क्लियर। तो ऑप्शन डी जो है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। So the next question is at the optimum short run level output the firm will be। अब आपको ऑप्टिमम शॉर्ट लेवल आउटपुट के अंदर, ऑप्टिमम शॉर्ट लेवल आउटपुट का मतलब क्या है, शॉर्ट रन में, शॉर्ट रन के अंदर जब एक फर्म ऑप्टिमम आउटपुट का लेवल अटेन करेगी तो फर्म जो है वो क्या कर सकती है, क्या वो अपनी टोटल प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करेगी, या वो टोटल लॉस को मैक्सिमाइज करेगी, या वो मैक्सिमाइज टोटल प्रॉफिट करेगी, या मिनिमाइज करेगी टोटल लॉस को और मैक्सिमाइज प्रॉफिट पर यूनिट। तो गाइज मैंने आपको एक बात बताई थी कि शॉर्ट रन के अंदर एक फर्म जो है वो क्या करती है, तीन तरह की जो प्रॉफिट सिचुएशन है उसको फेस करती है, नॉर्मल प्रॉफिट, सुपर नॉर्मल प्रॉफिट और मिनिमम लॉस। हमने बात की थी ना इन तीनों के बारे में कि नॉर्मल प्रॉफिट भी होता है, सुपर नॉर्मल भी होता है और मिनिमम लॉस भी होता है। तो ऑप्टिमम अगर फर्म इक्विलिब्रियम गेट करेगी तो वो या तो अपने प्रॉफिट को मैक्सिमाइज कर सकती है या वो अपने लॉस को भी मिनिमाइज कर सकती है। ये क्या होती है, एक ऑप्टिमम शॉर्ट रन लेवल आउटपुट होता है। क्लियर। मतलब हर एक फर्म यही तो चाहती है अपने टोटल प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करो या फिर अपनी जो लॉस है उसको कम करो। तो इसका करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज शॉर्ट रन सप्लाई कर्व ऑफ अ परफेक्टली कॉम्पिटिटिव फर्म इज गिवन बाय। आपको बताना है जो शॉर्ट रन सप्लाई कर्व है एक परफेक्ट कॉम्पिटिटिव फर्म का, वो क्या दिया गया है, किसके द्वारा। rising portion of MC curve over and above shutdown point, rising portion of MC curve over and above break even point, rising portion of MC curve over and above AC curve और rising portion of MC curve। तो ये गाइज मैंने अभी बताया शॉर्ट रन के अंदर जब आपका सप्लाई कर्व जो होता है परफेक्टली कॉम्पिटिटिव फर्म का वो दिया गया है राइजिंग पोर्शन ऑफ MC कर्व ओवर एंड अबव शटडाउन पॉइंट। जो आपका शटडाउन पॉइंट है उसके MC कर्व जो होगा वो क्या होगा, या तो उससे अबव होगा, ओवर होगा, उसके ऊपर होगा और उससे ज़्यादा होगा शटडाउन पॉइंट से, और वो राइज की सिचुएशन में है। तब आप क्या बोलोगे कि जो शॉर्ट रन सप्लाई कर्व जो है परफेक्टली फर्म का वो आपका इससे अराइज होता है। इस क्वेश्चन की मैं एक्सप्लेनेशन डालना भूल गई हूँ गाइज। मैं आपको ये जो लास्ट क्वेश्चन हमने किया था वहाँ से इसकी एक्सप्लेनेशन बताती हूँ। लाइक शटडाउन पॉइंट वाला जो हमारा ये है। अब यहाँ से देखिए, हम यहाँ से इसकी एक्सप्लेनेशन को कर सकते हैं। देखिए वहाँ पर क्या बोला कि शटडाउन पोर्शन जो है, देखिए आपकी MC जो है, MC क्या हो रही है, जस्ट अ मिनट गाइस, यस आपकी MC जो है ये आपकी, ये रही आपकी MC, ये आपका क्या है शटडाउन पॉइंट, ठीक है। अब परफेक्ट कंपटीशन मार्केट है ये, ठीक है। तब आपको यही तो बताना था कि जो MC जो है वो क्या है, राइज हो रही है ओवर एंड अबव द शटडाउन पॉइंट। ये आपका जो शटडाउन पॉइंट है ना, शटडाउन पॉइंट के बाद भी आपकी MC जो है वो क्या हो रही है, राइज हो रही है, मतलब ज़्यादा है, इससे ओवर है और अबव भी है आपके शटडाउन पॉइंट से। तो यही चीज़ तो हमें बतानी थी ना परफेक्ट कंपटीशन मार्केट के अंदर कि आपकी जो ये आपकी जो एवरेज कॉस्ट जब हमने बनाई शटडाउन पॉइंट में हमारी क्या है, ये आपकी एवरेज कॉस्ट बनेगी। अब यहाँ से जब एक और MC कर्व जाएगी तो वो क्या रहेगी, वो उसके अबव ही तो रहेगी, शटडाउन पॉइंट आएगा ही तो तभी जब आपकी क्या होएगी, एवरेज कॉस्ट जो है वो क्या है, ज़्यादा है और आपकी जो रिवेन्यू है वो क्या है, कम है। तो अब यहाँ पर आपकी एवरेज कॉस्ट अगर ज़्यादा ही होगी तो आप ऑब्वियसली आपकी MC भी तो ज़्यादा होगी ना। तो यही आपसे इस क्वेश्चन में आगे पूछा गया था कि शॉर्ट रन के अंदर जो परफेक्टली कॉम्पिटिटिव फर्म उसमें क्या है, आपका राइजिंग पोर्शन होता है MC कर्व का ओवर एंड अबव शटडाउन पॉइंट। ऑब्वियसली जो आपका शटडाउन पॉइंट था आपका, ये मान लीजिए यहाँ पर जो आपका ये शटडाउन पॉइंट है, ये जो शटडाउन पॉइंट था उसके बाद में भी तो आपकी जो है ब्रेक वो बनी थी, MC आपकी एवरेज कॉस्ट बनी और ये आपकी मार्जिनल कॉस्ट। सॉरी गाइज ये थोड़ा सा डायग्राम मेरा ऐसे टेढ़ा मेढ़ा बन गया, ये आपकी AC कर्व है, आप लोग समझ लेना इसको, ठीक है। ये डायग्राम बनाते बनाते पता नहीं ये लाइन क्या बनती है,
ये देखिए, ये आपकी AR, ठीक है, ये आपकी MC, ये आपका शटडाउन पॉइंट। क्यों? क्योंकि जब आपकी AC जब यहाँ जाएगी तब आपका अगेन आपकी MC बनेगी, ये आपका जो प्राइस बनेगा, तो ये जो है ये प्राइस आपका चार्ज होना था, बट आप जो है ये प्राइस चार्ज कर रहे हो, तो ये आपका शटडाउन पॉइंट हो गया और ये क्या होगी आपकी अबव होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हेन द परफेक्ट कॉम्पिटिटिव फर्म एंड इंडस्ट्री आर बोथ इन लॉन्ग रन इक्विलिब्रियम। सो इजी क्वेश्चन गाइज, परफेक्टली कॉम्पिटिटिव फर्म एंड इंडस्ट्री जो है लॉन्ग रन के अंदर, अब आपको ये बताना है कि जब आप लॉन्ग रन इक्विलिब्रियम की बात करोगे तो आपकी जो कॉम्पिटिटिव फर्म जो होगी परफेक्ट कॉम्पिटिशन के अंदर, मतलब परफेक्ट कॉम्पिटिशन मार्केट के अंदर आपकी फर्म एंड इंडस्ट्री इक्विलिब्रियम में कब होगी? जब, ये देखिए इस पॉइंट से आपको क्लियर होगा, जब आपकी सारी की सारी चीज़ें इक्वल हो जाएगी एक दूसरे के, तब आप क्या बोलोगे? आपकी लॉन्ग रन के अंदर परफेक्ट कॉम्पिटिशन जो है वो इक्विलिब्रियम में है। इट मीन्स आपकी एवरेज कॉस्ट, मार्जिनल कॉस्ट, लॉन्ग रन मार्जिनल कॉस्ट, लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट, प्राइस, AR, MR सब इक्वल होना चाहिए। तो यहाँ देखिए प्राइस इक्वल होना चाहिए MR के, यस, शॉर्ट रन मार्जिनल कॉस्ट के, लॉन्ग रन मार्जिनल कॉस्ट के, बट एवरेज कॉस्ट के भी तो इक्वल होना चाहिए, लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट के भी तो इक्वल होना चाहिए, प्राइस आपका MR के भी इक्वल होना चाहिए, सही बात है। लोवेस्ट पॉइंट ऑन द LAC कर्व, ये देखिए लोवेस्ट पॉइंट ऑन द LAC कर्व, ये आपका ये पूरा लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट ही तो है आपकी, जो इसके अंदर लॉन्ग रन के अंदर यही तो फीचर होता है गाइज। ये आपकी मान लीजिए, जस्ट अ मिनट, ये आपका है, ये आपकी AR है, तो जो लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट कर्व है ना, वो आपकी एनवेलप कर्व भी कहलाती है, जो कि इन सभी को बीच में अपने कंसीडर करती है, ये आपके सब इसके अंदर जाते हैं। तो लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट के मिनिमम से ही तो ये सब जा रहे हैं, तो ऑब्वियसली इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑल ऑफ द अबव इसका करेक्ट आंसर होगा। क्लियर टू एवरीवन? नेक्स्ट क्वेश्चन इज मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन इज कैरेक्टराइज्ड बाय। तो इज द क्वेश्चन, मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन की कैरेक्टरिस्टिक्स बतानी है आपको कि मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में क्या है। फ्यू फर्म सेलिंग डिफरेंशिएटेड प्रोडक्ट, मैनी फर्म सेलिंग होमोजीनियस प्रोडक्ट, फ्यू फर्म सेलिंग होमोजीनियस, या मैनी फर्म सेलिंग डिफरेंशिएटेड। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? आपकी मैनी फर्म्स जो है अलग अलग प्रोडक्ट को सेल करती है, क्योंकि मोनोपोलिस्टिक की फीचर क्या है? जब आपकी बहुत सारी फर्म्स होती है, लार्ज नंबर ऑफ बायर एंड सेलर होते हैं, बट वो डिफरेंशिएटेड प्रोडक्ट में डील करते हैं। इसके ऊपर मैंने एक अलग से वीडियो भी बनाई है, आप लोग देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज थ्योरी ऑफ मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन वाज पॉपुलराइज्ड बाय। जो मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन की जो थ्योरी है वो किसने पॉपुलराइज की थी? क्या मार्शल ने, केन्स ने, चैम्बरलिन ने, या पिगू ने? तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा गाइज? आपका चैम्बरलिन। सो द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर सी, दैट इज चैम्बरलिन जो है उन्होंने पॉपुलराइज किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अ मोनोपोलिस्टिक कॉम्पिटिटिव मार्केट इज डिस्टिंग्विश्ड फ्रॉम परफेक्ट कॉम्पिटिशन बाय द फैक्ट। आप मोनोपोलिस्टिक कॉम्पिटिशन मार्केट को परफेक्ट से अलग करोगे किस फैक्ट के अकॉर्डिंग? कि फ्यू सेलर होते हैं? नहीं, परफेक्ट और मोनोपोलिस्टिक दोनों में ही तो क्या है? लार्ज नंबर ऑफ सेलर्स होते हैं, दोनों में ही लार्ज नंबर ऑफ बायर्स होते हैं, तो ये दोनों तो कैंसल। नेक्स्ट, डील विद डिफरेंशिएटेड प्रोडक्ट। यस, आपका जो परफेक्ट कॉम्पिटिशन है वो होमोजीनियस प्रोडक्ट में डील करता है, जबकि आपकी जो मोनोपोलिस्टिक है वो आपकी क्या करती है? डिफरेंशिएटेड प्रोडक्ट के अंदर डील करती है। तो इसका करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज एक्सेस कैपेसिटी इज द हॉलमार्क ऑफ। अब आपको बताना है एक्सेस कैपेसिटी जो है वो किसका हॉलमार्क है, किसके अंदर फीचराइज्ड है? क्या ये परफेक्ट कॉम्पिटिशन, मोनोपोली, ओलिगोपोली, या मोनोपोलिस्टिक? सो गाइज, ये जो एक्सेस कैपेसिटी है ये एक थ्योरी है अलग से, जो कि आपकी मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन के अंदर आती है। ये देखिए ये क्या है, जो कॉन्सेप्ट है एक्सेस कैपेसिटी का, ये फाउंड किया गया था अर्लियर वर्क ऑफ विक्सल एंड केयरनेस पी सराफा एंड मिसेस जॉन रॉबिन्सन। मतलब इन्होंने इसके बारे में जो है थोड़ा सा बताया, इसके बारे में फाउंड किया, लेकिन जो चैम्बरलिन जो है उन्होंने क्या किया, इसको एक सिस्टमेटिक मैनर के अंदर लेकर आए, जो कि जिसको फिर बाद में कैल्डर, खान, हेरोड एंड कैसल इन्होंने भी बाद में फॉलोड किया। ठीक है, अब ये जो डॉक्ट्राइन है एक्सेस कैपेसिटी का या अनयूटिलाइज्ड कैपेसिटी का, अब ये क्या कहता है? देखिए, एक्सेस कैपेसिटी का मतलब क्या है गाइस? एक वो कैपेसिटी जो कि मतलब आप कोई प्रोडक्शन कर रहे हो, मान लीजिए किसी मशीन के द्वारा प्रोडक्शन कर रहे हो, अब भी वो क्या है, आपने उसकी पूरी यूटिलाइजेशन नहीं किया, अभी भी वो क्या है, मशीन में बहुत सारी अभी भी अवेलेबिलिटी है कि आप उसका और यूज़ कर सकते हो, उसके अंदर और भी कैपेसिटी है। तो जो डॉक्ट्राइन है ना एक्सेस कैपेसिटी का, ये एसोसिएटेड होता है आपका मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन से,
इन द लॉन्ग रन के अंदर ये जो है मोनोपोलिस्टिक से एसोसिएटेड होता है और इसको डिफाइन किया जाता है डिफरेंस बिटवीन आइडियल आउटपुट एंड द आउटपुट एक्चुअली अटेन्ड इन द लॉन्ग रन। इसमें इसको क्या बोलते हैं, ये डिफरेंस होता है किससे, आइडियल आउटपुट। आइडियल का मतलब आप जो ऑप्टिमम आउटपुट जो अटेन कर सकते हो उस आपकी मशीन से, एंड एक्चुअल में आपने कितना आउटपुट अचीव किया, उन दोनों के बीच का जो डिफरेंस होता है ना उसको बोला जाता है एक्सेस कैपेसिटी। मतलब जितना एक फॉर्म से आपने अचीव कर लिया जो एक्चुअल में, और जितना ऑप्टिमम वो कर सकती है, उन दोनों के बीच का जो डिफरेंस है वो क्या है, आपकी एक्सेस कैपेसिटी कहलाता है। तो इसका करेक्ट आंसर आपका क्या होगा, मोनोपोलिस्टिक कॉम्पिटिशन होगा। ये हमें इतना डिटेल में करने की रिक्वायरमेंट नहीं है गाइस, ये मतलब अगर हम कॉमर्स के स्टूडेंट की बात करते हैं तो नहीं, लेकिन अगर इकोनॉमिक्स के स्टूडेंट है तो उनको थोड़ा डिटेल में करनी पड़ती है ये चीज़ें। तो हम आगे अगर क्वेश्चन आएगा तो उस अकॉर्डिंग हम इसको कवर करेंगे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज मोनोपोलिस्टिक कॉम्पिटिटिव फर्म। जो मोनोपोलिस्टिकली जो कॉम्पिटिटिव फर्म होती है, क्या वो लार्ज इन साइज, स्मॉल इन साइज होती है, स्मॉल शेयर इन द मार्केट, लार्ज इन द साइज, या बोथ ए एंड बी? तो इसका करेक्ट आंसर बताइए क्या होगा। आई नो इस क्वेश्चन में सबको डाउट होगा, मैं आपको बता दूं इसका करेक्ट आंसर है बोथ ए एंड बी। अब आप बोलोगे मैम मोनोपोलिस्टिक कॉम्पिटिटिव फर्म क्या साइज में स्मॉल होती है? देखिए फीचर क्या कहता है मोनोपोलिस्टिक कॉम्पिटिशन फर्म का, ये वो फर्म होती है जो कि क्या है, लार्ज नंबर में होती है, लार्ज नंबर में होती है, लेकिन उनका साइज स्मॉल होता है। छोटी छोटी फर्म्स होती है और बहुत ज़्यादा अमाउंट में होती है। मतलब आपको मार्केट में बहुत सारी फर्म्स तो मिलेगी, लेकिन वो क्या है, छोटे छोटे लेवल पर होती है। उनका जो मार्केट का शेयर होता है वो क्या है, स्मॉल होता है। इसीलिए मोनोपोलिस्टिक कॉम्पिटिटिव जो फर्म है वो क्या है, स्मॉल इन साइज होती है और स्मॉल शेयर होता है। अगर हम लार्ज इन साइज की बात करें तो ये कौन सी होती है, ये आपकी मोनोपोली होती है। क्यों? क्योंकि मोनोपोली जो है वो क्या है, होती तो सिंगल फर्म है, लेकिन उसका क्या है, पूरी मार्केट के ऊपर दबदबा होता है। जबकि मोनोपोलिस्टिक के अंदर छोटी छोटी फर्म है तो वो पूरी मार्केट को अपने अंदर नहीं ले सकती। इसीलिए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, बोथ ए एंड बी। आई होप अब आप लोगों को क्लियर हुआ होगा ये क्वेश्चन। सो गाइज ये थी हमारी आज की क्लास। आई होप आपको आज के क्वेश्चंस अच्छे लगे होंगे, आपको मेरी एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी होगी। जैसी भी लगी आपको मेरी वीडियो उसको प्लीज़ नीचे कमेंट सेक्शन के अंदर मुझे लिखकर बताइए। और अगर आप डेली के एमसीक्यू सीरीज करना चाहते हैं तो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर एक टेलीग्राम ग्रुप का लिंक दिया है, तो आप उस टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए। आपको वहाँ पर डेली के एमसीक्यू सीरीज़ की प्रैक्टिस कराई जाती है, जो कि आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होगी। सो गाइज मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। बस आपको मेरे लिए एक छोटा सा काम करना है। अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती है देन प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, ताकि उनको भी इसका बेनिफिट मिले और मुझे भी एक मोटिवेशन मिले, जिससे कि मैं आप लोगों के लिए और कुछ बेटर से बेटर ला सकूं और इसी तरह अपनी सारी की सारी एमसीक्यू सीरीज़ को कंटिन्यू कर सकूं अदर सब्जेक्ट्स के लिए। ओके गाइज मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट, हैप्पी लर्निंग, स्टे होम, स्टे सेफ।